ठीक है, नेक्स्ट जो हमको प्लांटेशन, ठीक, प्लांटेशन क्रॉप्स में जो हमको देखना था वो है कॉफी। तो कॉफी के लिए अगर बात करें, टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और वर्षा कितनी चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर, तो 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड, ठीक, अच्छी जल निकासी वाली, मतलब पानी को बहुत ज्यादा वो रोक के एब्जॉर्ब करके ना रखे, ठीक। उसके अलावा गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी, ठीक। तो गहरी भुरभुरी का क्या मतलब है, शैलो टाइप की। फ्रेबल, फ्रेबल का मतलब क्या होता है, भुरभुरी समझते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा बाइंडेड ना हो, ठीक, उतली उतली सी ऐसी नहीं होती जो मिट्टी, उस टाइप की, ठीक। तो दोमट मिट्टी। शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो कर्नाटका में आपने देखा था कहाँ पे होता है कॉफी का प्रोडक्शन, बाबा बुदान हिल्स पे। भारत सातवां सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत की अगर बात करें तो हम पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं, 7th नंबर पे। देखो कॉफी कहाँ पे लाई गई थी, तो शुरू में यमन में लाई गई थी और बाबा बुदान पहाड़ियों पर पेश की गई, ठीक। तो कॉफी कहाँ से हम लेके आए थे, यमन से, तो यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स पे। अच्छी तरीके से परिभाषित, देखो कॉफी जो है उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि कॉफी जो है उसका जो उत्पादन होता है उसके लिए कंडीशन होती है कि वहां पे छाया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वहां पे, छाया, मतलब वो छांव में, बोलते हैं ना कि छांव में पूरी तरीके से वो कॉफी जो है वो उगने का काम करती है। तो इसको, इसके लिए छाया देने का काम कौन करता है, अगर वहां पे जो ट्रीज हैं, ठीक, ट्रीज इस तरीके से लगाई जाए कि वो कुछ किसी तरीके से कैनोपी वगैरह फॉर्म कर ले, या फिर नीचे जो कॉफी लग रही है, ठीक, जो बड़ी बड़ी ट्रीज होंगी उसकी छा, उससे उनको क्या मिल सके, छाया मिल सके, जिससे कि वो अच्छे से प्रोडक्शन उसका हो सके। तो यही लिखा है कि परिवार छायादार छतरियों वाली पहाड़ियां जिनमें सदाबहार फलीदार पेड़ शामिल है, मतलब जो छाया दे सके, बेसिकली ऐसे पेड़ होना चाहिए आसपास। कॉफी की भारतीय किस्म कौन सी है, अरेबिका विश्व में प्रसिद्ध है। तो दो कॉफी की किस्म होती है, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक। तो कौन कौन सी, अरेबिका और रोबस्टा, जिसमें से यहाँ पे मेनली अरेबिका है। कॉफी उत्पादन को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा भिन्न विभिन्न एकीकृत कॉफी विकास परियोजना और योजनाएं शुरू की गई। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने कॉफी के प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो कॉफी टेम्परेचर 15 से 28, वाटर 150 से 250 सेंटीमीटर, और मिट्टी कैसी, वेल ड्रेन्ड सॉइल, अच्छी जल निकासी वाली, कैसी, भुरभुरी या फिर डायरेक्ट लोमी सॉइल भी आप लिख सकते हो, दोमट मिट्टी, ठीक। कौन सी किस्म सबसे ज्यादा फेमस, अरेबिका, ठीक, अरेबिका सबसे ज्यादा फेमस। और दूसरी कंडीशन क्या है कि छाया वाले क्षेत्र जो होते हैं, ठीक, तो शेडो वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसके लिए अच्छी आइडियल कंडीशन जो है इसके प्रोडक्शन के लिए है, ठीक। तो आसपास ऐसी पहाड़ियां जिनमें जो छाया वाली पहाड़ियां हो, या फिर आसपास ट्रीज ऐसी हो जो वहां पे कॉफी को छाया देने का काम कर सके। नेक्स्ट है रबर। रबर के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस विथ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, नमी वाला क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेजरली ये किस रीजन के लिए सुटेबल है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर चाहिए। तो ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर के आसपास इसको रेनफॉल चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, वहां पे कब होती है वर्षा, कब होती है, 4 PM। उसकी विशेषता क्या है कि 4 PM वहां पे रेन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उससे इवेपोरेशन होता है पूरे दिन, और 4 बजे जाके जब क्लाउड फुल अपनी सेचुरेशन पोजीशन में आते हैं तो 4 बजे वहां पे वर्षा हो जाती है। तो सॉइल टाइप रिच वेल ड्रेन्ड एलिवियल सॉइल, किस तरीके की सॉइल चाहिए इसमें, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। पुरानी एलुवियल को क्या बोलते हैं हम, बांगड़, और नई एलुवियल को खादर बोलते हैं। कौन सी नदी के पास में होती है,
खादर जो नई होगी और पुरानी नदियों से दूर होती है। ठीक, तो टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो हमारे यहाँ भी साउथ वाले रीजन में मेनली रबर जो है उसका प्रोडक्शन होता है। ये किस तरीके की क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, भूमध्य रेखीय फसल है। अभी बताया था, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और पानी भी उनको अच्छा खासा, आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी रहे, तो ऐसे क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक, तो इसलिए ये किस तरीके की फसल है, इक्वेटोरियल क्रॉप है या फिर भूमध्य रेखीय फसल इसको बोलते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ इसको ट्रॉपिकल रीजन्स में और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन बेसिकली ये कहाँ की फसल है, इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय फसल है। रबर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। तो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम कौन करता है, रबर। रबर के क्या क्या यूजेस होंगे, हाँ बहुत सारे, क्या, किसमें, टायर बनाने के लिए बोल रही, हाँ ठीक है, टायर बनाने में रबर का यूज हो गया। और कहाँ यूज होता है, वो बोल रही है रबर, हाँ कहीं ना कहीं उसमें भी रबर यूज कर रहे हैं आप, है ना। और कौन से औजार, हम्म, उसमें कौन सी रबर यूज हो रही है, हाँ बताओ। और कहाँ यूज होता है रबर, नहीं पता, देख के आना। रबर वृक्षारोपण विकास योजना और रबर समूह रोपण योजना रबर के लिए सरकार के नेतृत्व वाली पहल है। तो सरकार के इनिशिएटिव्स क्या है, रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम, रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम एंड रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम। ठीक, रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम और रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स थे, किसके लिए, रबर के प्रोडक्शन के लिए। तो रबर किस तरीके की क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, भूमध्य रेखीय फसल है। उसके अलावा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और बारिश कैसी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। देखो जहां पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, मतलब इक्वेटर वाले रीजन में ही होती होगी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होंगे, सदाबहार वन, सदाबहार वन होंगे या नहीं होंगे, नहीं पता है ना। पढ़े हैं क्या कभी फॉरेस्ट के टाइप्स वगैरह, हाँ मतलब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स मतलब रेशेदार फसलें, कौन कौन सी होती हैं रेशेदार फसलें फाइबर क्रॉप, हाँ कॉटन कपास, हाँ एक हो गई, फिर रेशम और जूट, सुना है जूट, मेस्टा जूट जो होता है, ठीक वो भी क्या है, रेशेदार फसलों में ही आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की। तो कॉटन के लिए सॉइल कौन सी चाहिए, ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए। अब नाम ही है उसका ब्लैक सॉइल को, और किस नाम से जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। किस तरीके की क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप है, कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। मध्य प्रदेश में किस साइड पे होता है कॉटन, खंडवा खरगोन, जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, ठीक पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाँ यहाँ पे भी होता है कम मात्रा में, लेकिन सबसे ज्यादा खरगोन खंडवा वाले रीजन्स में होता है। ठीक, रेनफॉल कितनी चाहिए, अब हमारे वेस्ट में तो कम ही रेनफॉल होती है, पता है आपको, तो उससे भी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इसके लिए कम ही रेनफॉल लगती होगी। तो कितनी, सिर्फ 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल जो है वो अब मध्य प्रदेश में हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो रेनफॉल बढ़ती है या कम होती है, कम होगी ईस्ट से वेस्ट जाने पे, पूर्व से
पश्चिम पे जाने पे, और साउथ से नॉर्थ जाने पे, साउथ से, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पे भी वर्षा कम होती है। मध्य प्रदेश में दोनों फैक्ट याद रखना, ईस्ट से वेस्ट जाओगे तब भी वर्षा कम होगी, और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाओगे तब भी वर्षा कैसी होती है, कम होती है। सॉइल टाइप कैसी होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल। ठीक, तो दक्कन के पठार में आपको पता है, दक्कन का जो प्लेट्यू है वहां पे किस तरीके की सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल। कैसे बनी थी ब्लैक कॉटन सॉइल, लावा के फॉर्मेशन होने के बाद जो उसके डेन्यूडेशन हुआ, ठीक, ऊपर से जिस तरीके से वो टूटी, उसमें वेदरिंग जो हुआ उसके कारण क्या हुआ, ब्लैक कॉटन सॉइल जो उसका फॉर्मेशन हुआ। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक, तो सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में होता है, और यही रीजन है कि यहाँ पे किस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल जहाँ पे मिलेगा आसपास, देखो कहीं भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको पता है कि किसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आसपास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, तो गुजरात और महाराष्ट्र जो रीजन है यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होने का रीजन यही है कि यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छी खासी मात्रा में होता है। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। तो कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल घर माना जाता है। जैसे अभी हमने कॉफी देखा, हम कहाँ से लेके आए, यमन से लेके आए थे, ठीक, लेकिन कपास हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हुआ था। सूती कपड़ा उद्योग के लिए कपास मुख्य कच्चे माल के रूप, वो अभी बताया, रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है। सूती कपड़े में कपास को अपनी वृद्धि के लिए 210 पाले से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पाला क्या होता है, फ्रॉस्ट समझते हैं, पाला ठंड में जो एकदम से कोहरा टाइप का पड़ जाता है और बहुत ज्यादा नमी नमी जैसी हो जाती है और जो ठंड पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाला, या फिर ओस जिसको बोल सकते हैं, जमी हुई ओस, या फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, पाला। तो 210 पाले से 210 दिन किससे मुक्त होना चाहिए, पाले से मुक्त, मतलब कहीं पे भी बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसकी कंडीशन है, मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो मेन कंडीशन क्या है कि अच्छी खासी धूप होनी चाहिए, किसके लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। तो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए धूप अच्छी होनी चाहिए, और पानी भी इसमें ज्यादा नहीं चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर। तो वैसे भी आप देखो ना, वेस्ट में जाओगे आप, वेस्ट वाली जो स्टेट्स है हमारे यहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का भी वेस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे गर्मी कैसी होती है, थोड़ी सी टेम्परेचर ज्यादा ही होता है ना यहाँ पे। ठीक, तो यह एक खरीफ फसल है और इसे पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं इसमें, 6 to 8 मंथ, मतलब इसके लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 6 to 8 मंथ ले रही है। सिल्वर फाइबर क्रांति, तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के प्रोडक्शन से। कौन सा रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर क्रांति। और कपास पर प्रौद्योगिक मिशन, भारत में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की पहल है। पर्यावरणीय तनाव और कीटों के हमले से लड़ने के लिए कपास को आनुवांशिक रूप से बीटी कॉटन में संशोधित किया गया है। ठीक, तो बीटी क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड, बैसिलस थुरिनजेंसिस। ठीक, तो बीटी कॉटन जो है, किसको, देखो जो कॉटन है उसमें क्या समस्या थी कि बहुत जल्दी से कीट इसमें लग जाते थे, और आसपास के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर नहीं मिलती थी उसको, तो उसमें कीट लग जाते हैं। ठीक, तो उसके कारण फसल कैसी हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, बीटी कॉटन में। क्या अभी बीटी जो है, ठीक, तो बीटी जो फसलें हैं, क्या अभी खाद्यान्न फूड ग्रेन्स में लागू हो गई या नहीं हुई, तो फिर बीटी ब्रिंजल तो है। ठीक है, तो बीटी जो ब्रिंजल आपने सुना होगा वेजिटेबल, अभी उन पे प्रयोग ही चल रहा है, उनको फूड मतलब कंजप्शन के लिए अभी गवर्नमेंट ने उसकी कोई परमिशन नहीं दी।
ठीक, ये किसके लिए परमिशन है अभी? बीटी कॉटन, जो नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स जो हैं उनके लिए ही बस अभी परमिशन है उसको उगाने की। ठीक, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंटली याद रखना बीटी कॉटन। हाँ, खरीफ क्रॉप है। अच्छा, कहाँ हो रहा है कभी भी? तुम्हारे यहाँ हो रहा है कभी भी? सर्दियों में कब देख लिया तुमने? तो सर्दियों में तुमने इसलिए देखा होगा क्योंकि सर्दी में आते आते तक, मतलब उसके लिए टाइम कितना चाहिए? 6 से 8 महीने। ठीक, खरीफ के टाइम पे उसकी सोनिंग होती है, लेकिन ड्यूरेशन जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए वो दिसंबर तक, उस टाइम तक एक्सटेंड कर जाता है। ठीक, तो इसलिए उसमें क्या टाइम देखो ना, उसने पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं उसको पकने में। सोनिंग कब की जाती है? खरीफ क्रॉप है, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या ले रही है ये ज्यादा। खरीफ क्रॉप उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी सोनिंग, जो बुवाई करते हैं हम, वो किस टाइम पे करते हैं? जिस टाइम पे खरीफ क्रॉप्स की बुवाई होती है, मतलब जून जुलाई के आसपास। लेकिन बाकी अब जैसे मूंग देख लो आप, मूंग भी में भी क्या होता है, वो भी एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ में भी लगाई जा रही है, लेकिन उसके लिए टाइम कितना लग रहा है? सिर्फ 3 से 4 महीने, और इसमें 6 से 8 महीने। ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही। इसी तरीके से गन्ने में भी देखोगे तो शुगर केन भी टाइम कैसा लेता है? थोड़ा सा। तो कौन सी फसल है? हाँ, तो खरीफ है, लेकिन उसको भी टाइम कैसा चाहिए? थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है। ठीक, तो इसी तरीके से इसमें भी इसको पकने में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसकी तो मतलब जैसे, हाँ, दिसंबर जैन तक के आसपास, मतलब 6 से पूरे 8 महीने के ड्यूरेशन के बीच में। जितना ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, जितनी ज्यादा उसको धूप मिलेगी, उतनी जल्दी उसकी वो पक जाएगा। ठीक, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे जूट। जूट को कहाँ यूज करते हो आप? किसमें? कौन से कपड़े बना लिए जूट के तुमने? मैंने पूछा जूट। जूट जो होती है उसको कौन से कपड़े बन रहे हैं जूट से? झाड़ू? ये लड़की तो पता नहीं कौन सी दुनिया से आई है सच में। कौन से बर्तन बन रहे हैं जूट से? बैग देखे होंगे, जूट बैग्स मिलते हैं मार्केट में। बोरे देखे होंगे। अभी गेहूं वाले जो पहले ज्यादा बोरे यूज होते थे, आजकल उसको प्लास्टिक जो बैग्स हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया। बोरे देखे होंगे आपने, ठीक, जो ब्राउन कलर के होते हैं। रस्सियां देखी होंगी, इससे रस्सी वगैरह भी बनती है। ठीक, फिर आप चटाई वगैरह भी बना सकते हो इससे, ये सारी चीजें बनती हैं। कौन सा बर्तन बन गया जूट से तुम्हारा? वो जूट होता है क्या? बांस होता है वो सूप जिससे बनता है वो। उसने बांस और जूट को एक कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया। क्यों? तो जूट के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर। रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए, और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब इसकी सॉइल टाइप देखेंगे तो एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल चाहिए। अब यहाँ पे अगर स्टेट्स की हम मेजरली बात करेंगे, ठीक, तो स्टेट्स कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। जूट के तरह ही सेम क्या होता है? मेस्टा। जूट के तरह ही सेम क्या होता है? मेस्टा। हम्म, मेस्टा को मेस्टा ही बोलते हैं। अब जूट को जूट बोलते हैं, तो मेस्टा को मेस्टा ही बोलते हैं। नाम है उसका। जूट को जूट बोलेंगे और मेस्टा को मेस्टा ही बोलते हैं। तो मेस्टा जो होता है ना, ये भी जूट की तरह ही होता है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम ही दिखते हैं, सेम ही तरीके से इनका प्रोडक्शन होता है। बस थोड़ा बहुत कुछ उसमें अंदर ही बस उसके फाइबर्स में कुछ चेंजेस होता है, बल्कि बाकी दोनों सेम ही होते हैं। जनरली उनको सेम ही कंसीडर किया जाता है, जूट और मेस्टा को। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हो गए? मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसका प्रोडक्शन होता है।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी के कारण यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित है। ठीक, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये इसमें क्या बनता है, जलोढ़। ठीक, तो जलोढ़ मतलब एलिवियल सॉइल, तो इसका एलिवियल जो सॉइल है मतलब खादर न्यू एलिवियल सॉइल होगी। ठीक, उसके आसपास वाले रीजन में, तो इसलिए ये पूर्वी भारत वाला जो हमारा ईस्टर्न इंडिया वाला जो रीजन है, तो देखो जितनी भी स्टेट्स दिख रहे हैं ये सब कहाँ पे है, पूर्वी क्षेत्र में, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। देख, भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, लेकिन आजकल जूट का यूज बहुत ज्यादा कम कर दिया। क्यों? इसको प्लास्टिक से कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि जूट थोड़ा सा महंगा पड़ता है। आपने मार्केट में जूट बैग भी देखे होंगे तो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। ठीक, जनरली भी आजकल जो जूट के बैग मिल रहे हैं वो भी कॉस्टली आते हैं। फिर पहले जो क्रॉप्स थी, जो क्या बोलते हैं उसको, बोरा, बोरा समझते हैं ना, बोरे, जो बोरियां जो होती थी उसके लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब उसको भी प्लास्टिक जो है उससे कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको किस नाम से जानते हैं हम? सुनहरे रेशे के नाम से, गोल्डन फाइबर। ठीक, तो गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जानते हैं, और इसलिए इसके लिए एक रिवॉल्यूशन या क्रांति भी हुई थी जिसको हम गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। सिल्वर फाइबर किसको बोल रहे थे हम? कॉटन, कपास को, और गोल्डन फाइबर जूट को। तो गोल्डन फाइबर जो है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट के लिए, और सिल्वर फाइबर क्रांति या रिवॉल्यूशन कॉटन के लिए हो गया था। इसका उपयोग टाट, चटाई, रस्सियां, सूत, कालीन और अन्य कलाकृति बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें, टाट, चटाइयाँ वगैरह, वो जो नीचे बिछाते हैं, कालीन वगैरह, ठीक, और बैग वगैरह बनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम जूट का यूज करते हैं। इसकी उच्च लागत के कारण यह सिंथेटिक फाइबर और पैकिंग सामग्री, विशेष रूप से नायलॉन के लिए बाजार हो रहा है। नायलॉन वगैरह और जो सिंथेटिक फाइबर वगैरह है, उसके कारण क्या हुआ, हमने जूट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे नायलॉन या फिर ये जो नायलॉन बायोडिग्रेडेबल होता है क्या? नहीं होता। ठीक, लेकिन क्या है कि ये तो जूट तो क्या होता है, बायो डिग्रेडेबल है, इसलिए फिर से क्या बोला जा रहा है कि आप नायलॉन या फिर प्लास्टिक बैग्स की जगह किनका यूज करो, जूट बैग से उनको रिप्लेस करो। जूट और में सन, पता नहीं, मैंने तो हिंदी में, मुझे तो मेस्टा ही मिला हिंदी में भी। जूट और एवं मेस्टा पर गोल्डन फाइबर और प्रौद्योगिक मिशन भारत में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दो पहले हैं। मेनली तो आपको कौन सी याद रखनी है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ठीक, गोल्डन फाइबर क्रांति। तो ये आपकी सारी फसलें जो क्रॉप्स हैं वो सारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक दो पॉइंट याद कर लेना। अब मान लो आपको पूछ लिया जाए, वीट का पूछ लिया जाए। अब वीट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि क्या है, वीट एक रवि क्रॉप है। ठीक, अब जितनी भी रवि क्रॉप, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रवि क्रॉप का प्रोडक्शन, उसकी सोनिंग कहाँ पे, किस टाइम पे होती है, और कब, किस टाइम पे उसका हार्वेस्टिंग होती है। अगर इतना भी आपको पता होगा तो आराम से आप वीट को लिख सकते हो। अब देखो, रवि की क्रॉप की जब बुवाई होती है उस टाइम टेम्परेचर कैसा होता है, थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, तो आप लिख सकते हो वहां पे आसपास की 20 से 25 या 30 डिग्री के आसपास, 20 से 25 के आसपास वहां पे टेम्परेचर होता है जब बुआई करते हैं। अब आपको पता है रवि की क्रॉप की जब कटाई होती है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, मार्च अप्रैल के टाइम पे। ठीक, तो आप लिख सकते हो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। फिर दूसरी चीज क्या लिख सकते हो आप इसमें, रेनफॉल। ठीक, रेनफॉल, अब रबी की फसल में क्या बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है क्या? नहीं होती, तो आप लिख सकते हो कि 100 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा या फिर उसके आसपास इसके लिए हमको बारिश चाहिए। जब नहीं पता उस कंडीशन में तो हम लिख सकते हैं सारी चीजें, और गलत भी नहीं है, यही सारी कंडीशंस हैं उसके लिए। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो कि वीट जो है उसका प्रोडक्शन
पूरे मतलब सारी जगह हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी मतलब कम पानी में भी वो थोड़ी सी सस्टेन कर जाती है। फिर मालवा में, मालवा की अगर बात करें तो मालवा को क्या बोला जाता है? गेहूं का कटोरा, बास्केट ऑफ वीट बोला जाता है। तो जो भी आपको पॉइंट्स आते जाएं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर अभी हम वो पढ़ेंगे इसके लिए कि इकोनॉमिक सर्वे में कौन सा स्टेट जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक, तो वो पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा याद कर लेना, एक पॉइंट वो ऐड कर सकते हो। तो आराम से आप इसमें लिख सकते हो सारी चीजें। और क्या इंक्लूड कर सकते हो? अगर वीट आ गया तो और क्या लिख सकते हो उसमें? आप सोचो थोड़ा सा। यूजेस तो क्या, फूड ग्रेन क्रॉप है, खाने के लिए यूज करोगे। हाँ, अरे वो तो कि रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है, वो तो पता ही है आपको कि बेकरी में यूज होगा, फूड में, इन सारी चीजों में। क्या लिख सकते हो? सोचो थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या हुआ था कि वीट और जो गेहूं जैसी खाद्यान्न फसलें थी, इनका ही प्रोडक्शन बढ़ा था ना, एकदम से बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो गया था। किसके कारण? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। तो इसमें लिख सकते हो ना ग्रीन रेवोल्यूशन आप आराम से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो याद रखो, मेन इंपॉर्टेंट है वो तो फूड ग्रेन क्रॉप्स के लिए। तो 1960s में पूरे वर्ल्ड में आई थी और 66 के आसपास ये इंडिया में आई थी। कौन थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? कहाँ पे थे एम एस स्वामीनाथन? भारत में। और पूरे इंडिया में? अरे, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में कौन थे और इंडिया में कौन है? हाँ, सही बोल रही है। तो नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अब नाम ही ऐसा लग रहा है, हमारे यहाँ तो होगा नहीं। तो ये वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, और इंडिया में एम एस स्वामीनाथन। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एम एस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। अच्छे से याद रखना उसको। आपके सिलेबस में है भी ना ग्रीन रेवोल्यूशन, आगे आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन अभी। नेक्स्ट है भारत में बदलते फसल पैटर्न, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। तो किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है? पहले अगर हम बात करें, ठीक, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था उसके पहले की, या फिर बात करें कि ब्रिटिशर्स का मेनली एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं था, उसके पहले अगर बात करें तो इंडिया में किस तरीके की क्रॉप्स जो है वो लगाई जाती थी? मोटे अनाज या फिर मिलेट्स, जिनको हम आज फिर से लेके आने की बात करते हैं कि फिर से हमको मिलेट्स जो उसका प्रोडक्शन अच्छा खासा करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन रिच होता है, इसलिए वहां पे उस टाइम पे मिलेट्स या मोटे अनाज जो है उनको बहुत अच्छे से उगाया जाता, मतलब पैदावार उनकी ज्यादा होती थी, लोग ज्यादातर वही प्रेफर करते थे। बाद में क्या हुआ कि हमने देखा 1966 के आसपास, ठीक, क्योंकि उसके पहले हमने इंडिया और चाइना जो है, ठीक, तो सॉरी, इंडिया और चाइना और इंडो पाकिस्तान वॉर जैसी कंडीशंस हमको देखने को मिली। तो हमारे पास खाने के लिए अनाज ही नहीं मिला, ठीक, अनाज ही नहीं बचा। तो हमने किससे मदद मांगी उस टाइम पे? अमेरिका से मदद मांगी। और अमेरिका ने, पता है, हम लोगों को इतनी गंदी क्वालिटी का गेहूं दिया कि जो एनिमल्स को चारे में खिलाते हैं ना, वो वाली क्वालिटी का गेहूं हमको उन्होंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। मतलब हमने उनसे इस तरीके, उन्होंने हमारे पास किस तरीके का चावल भेजा, चावल बोल रही, गेहूं भेजा, जो ढोर बैल जिनको खिलाया जाता है ना, उस तरीके का, ठीक। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो एम एस स्वामीनाथन थे, उनकी मदद से क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और उसके बाद हमने जो गेहूं चावल जैसी खाद्यान्न फसलें हैं उनका प्रोडक्शन चालू किया। ये तो यहाँ पे हुआ कि गेहूं चावल, और उसके बाद से ही गेहूं चावल जो है उसका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। उसके पहले भी अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स जो हैं
उन्होंने भी बहुत इम्पैक्ट डाला हमारे यहाँ पे। ठीक, मैंने बताया अभी कि हमारे यहाँ पे किस तरीके की फसलें उगाई जाती थी, क्रॉप्स उगाए जाते थे, जैसे मिलेट्स वगैरह, बाजरा वगैरह, ठीक, ज्वार बाजरा मक्का बहुत ज्यादा कंज्यूम किया करते थे जो पहले लोग थे। बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स कुछ अलग अलग नई तरीके की फसलें लेके आए, उससे भी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। हाँ ठीक, तो फसल पैटर्न एक गतिशील अवधारणा है, डायनेमिक सिस्टम या प्रोसेस है, क्योंकि यह स्थान और समय के साथ बदलता रहता है। ठीक, अभी हमने बात की कि पहले हम मिलेट्स का ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, उन पे डिपेंडेंसी थी, फिर धीरे 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 हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो चेंज होते गए। फिर ये जगह पे भी डिपेंड करता है। ठीक, जगह पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे अगर मध्य प्रदेश में ही अगर हम देख लें, तो अगर हम मध्य प्रदेश में पूर्व की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो क्या ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहां पे, चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। फिर जैसे जैसे हम बीच में आते जाएंगे, मतलब मिडिल वाला जो पार्ट है हमारे यहाँ पे किस तरीके का प्रोडक्शन होता है, गेहूं, गेहूं का प्रोडक्शन होता है। और जैसे जैसे जितना ज्यादा वेस्ट में जाते जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा मोटे अनाज जो है, मोटे अनाज और गेहूं का प्रोडक्शन होता है, ज्वार वगैरह ये सब। ठीक, तो यहीं पे हमको पैटर्न चेंज देखने को मिला। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जगह पे डिपेंड कर रहा है, आसपास में किस तरीके से वहां पे एनवायरमेंट है, उन सारी चीजों पे भी जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है। तो इसमें क्या लिखा है, क्योंकि यह स्थान और समय के साथ बदलता रहता है, जैसी लोगों की नीड होगी उस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। ठीक, आज जो है लोगों की फूड ग्रेन्स जो है, ठीक, उनमें डिपेंडेंसी किस पे सबसे ज्यादा है, गेहूं चावल पे, इसलिए गेहूं चावल ज्यादा उगाए जा रहे हैं। पहले लोग किस पे डिपेंडेंसी थी, मोटे अनाजों पे। ठीक, तो इसलिए मोटे अनाजों का प्रोडक्शन होता था। आज क्यों नहीं हो रहा मोटे अनाजों का प्रोडक्शन ज्यादा, क्या आप रेगुलरली डेली मोटे अनाज खाते हो, नहीं खाते। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा, गेहूं और चावल। इसे एक समय में विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। कभी कभी एक एक अवधि में कई फसलों की खेती संयोजनाओं और चक्र में की जाती है। ठीक, तो वही जैसे एक साथ आपने साइक्लिक प्रोसेस में अलग अलग फसलें लगा ली। भारत में फसल पैटर्न वर्षा, ठीक, तो रेनफॉल पे डिपेंड करती है, पता है आपको। जिस क्रॉप में ज्यादा पानी की आवश्यकता है, जहां पे ज्यादा पानी होगा वहां पे वैसी फसलें होगी। जैसे ज्यादा पानी होगा तो चावल लगाया जाएगा, और मीडियम पानी होगा तो गेहूं जैसी फसलें, और उससे भी कम पानी होगा तो मोटे अनाज लगाए जाएंगे, मिलेट्स लगाए जाएंगे। ठीक, जिसको हम और क्या बोलते हैं, श्री अन्न भी बोलते हैं। फिर उसके अलावा जलवायु, आसपास का क्लाइमेट, तापमान, टेम्परेचर कितना है उस पे भी डिपेंड करता है, और मिट्टी, वहां पे किस तरीके की मिट्टी है उस अनुसार भी हम फसलें लगाते हैं। जैसे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा किस सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में। ठीक, तो इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन उन्हीं जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहां जहां पे ब्लैक सॉइल जो है उसका विस्तार है, जहां जहां पे भी वो एक्सपेंडेड है। प्रौद्योगिकी और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से निर्धारित होता है। ठीक, और टेक्नोलॉजी और किसान जो है उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे क्रैश क्रॉप्स लगानी है या फूड ग्रेन क्रॉप लगानी है। अब मान लो किसान के पास छोटा ही खेत है, ठीक, उसको बस इतनी फसल लगानी है कि वो अपनी खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक, तो वो इस तरीके की क्रॉप लगाएगा। कोई बड़ा किसान है तो वो किस तरीके की क्रॉप लगाएगा जिससे उसको खाने के साथ साथ उसको कैश क्रॉप्स, मतलब नगदी फसलें लगाएगा, जिससे उसको प्रॉफिट भी हो सके, प्रॉफिट भी गेन कर सके वो। तो आसपास जिस भी क्रॉप की अच्छी खासी उसको मतलब पैदावार, और उसके साथ साथ उसको उसके रेट्स भी सही मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग किसान जो है वो फसल लगाएगा। तो कई सारी चीजें हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक, तो फसल पैटर्न में बदलाव मुख्य रूप से फसलों की कीमत में वृद्धि के कारण हुए, और आजादी के बाद भारत में फसल पैटर्न में काफी बदलाव दर्ज किया गया। ठीक, तो ये सभी रेट वगैरह पे किस तरीके की रेट्स वगैरह किसानों को मिलती है, बोलते हैं ना फसल कुछ फसलों के लिए मुआवजा देता है। ठीक, तो जिस पे अच्छा मुआवजा मिलेगा उस तरीके की फसल किसान लगाएंगे।
हरित क्रांति के कारण फसल पैटर्न में, अभी मैंने बताया ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण भी क्या हो गया, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस आए। जैसे चावल पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगाया गया, तो अच्छी मात्रा में पंजाब हरियाणा और यूपी जैसे स्टेट्स में राइस जो उसका कल्टीवेशन किया गया। फिर उसके बाद भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी आई, तो उसके कारण भी क्या हुआ, हमारा खाद्यान्न पैटर्न जो है वो चेंज हुआ। तो लोगों ने क्या करना चालू किया, खाद्यान्न फसलों को भी अच्छी मात्रा में उगाना चालू किया। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण गेहूं और चावल का प्रोडक्शन कम कम मतलब सीड्स में भी कम लागत में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होने लगा उसके। किसान अनाज और दालों जैसी पारंपरिक गैर नगद गैर व्यापारिक फसलों के स्थान पर नगदी व्यावसायिक फसलें जैसे तिलहन, ठीक, ऑयल सीड, सोयाबीन उगाने लगे, ठीक, जिससे उनको फायदा भी हो। फल सब्जियां मसाले आदि की खेती की ओर अधिक तीव्रता से बढ़ रहे हैं, ठीक, तो जिससे उनको प्रॉफिट हो, तो ऐसी क्रॉप्स को वो स्विच करते जा रहे हैं। किसानों ने आर्थिक विस्तार का लाभ उठाने के लिए अपनी फसल पैटर्न को भी बदला, ठीक, तो यही हो गया। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन ने भारतीय मानसून को प्रभावित किया, जिसके कारण फसल पैटर्न बदल गया। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण और क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट, मतलब हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और बढ़ती पॉपुलेशन के कारण हमारी खाद्यान्न फूड ग्रेन जो है उसकी नीड्स भी बढ़ रही है ना। फूड ग्रेन कम कैसे होगी, जितने लोग बढ़ेंगे उतने ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक, तो और शहरीकरण के कारण भूमि रूपांतरण हुआ, गहन खेती को बढ़ावा मिला और फसल पैटर्न में बदलाव हुआ। इंटेंस क्रॉपिंग जो है उसमें उसको और ज्यादा बढ़ावा मिला, ठीक, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमने देखा कि हमारी फसल पैटर्न जो है वो बदले। तो क्या क्या रीजंस देख लिए अभी हमने। सबसे पहले हमने देखा एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके अलावा हमने क्या देखा यहाँ पे कि क्लाइमेट वगैरह, रेनफॉल, ये सारी चीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, टेम्परेचर, ये सब भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारे पैटर्न को। और प्राइस ऑफ क्रॉप्स, ठीक, तो क्रॉप्स की प्राइस बढ़ गई, तो जिन भी क्रॉप्स की प्राइस बढ़ी, जिसमें पैसा अच्छा मिलेगा वो वाली क्रॉप्स लगाना चालू कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले रीजन को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया इसने। और उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप्स की तरफ लोग ज्यादा मूव कर रहे हैं। और उसके अलावा बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, पैसे के लिए क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन एक्सपोजन और अर्बनाइजेशन भी कुछ मेन रीजन है हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज लाने के लिए। नेक्स्ट हमको देखना है इरिगेशन, ठीक, तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन टेक्निक। सबसे पहले तो मुझे बताओ इरिगेशन होता क्या है। हाँ, सिंचाई, क्या होता है सिंचाई, इरिगेशन या सिंचाई होता क्या है, ठीक, तो खेतों में जो हम पानी देते हैं उसको हम इरिगेशन या फिर सिंचाई बोलते हैं, ठीक। अब पानी किस तरीके से दिया जा रहा है खेतों में, ठीक, जो क्रॉप्स है उनको किस तरीके से पानी दिया जा रहा है, उसके लिए क्या टेक्निक यूज की जा रही है, ठीक, तो वो हमको देखना है कि सिंचाई तकनीक के प्रकार जो इरिगेशन टेक्निक्स है वो अलग अलग इरिगेशन टेक्निक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी है, सतही सिंचाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फसलों को पानी दे देते हैं, ठीक। अब इसमें भी क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्लड इरिगेशन, एक होता है फरो इरिगेशन, ठीक। कौन कौन सा इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन और फरो इरिगेशन। अब इसमें क्या करेंगे, फ्लड इरिगेशन में पूरी जितनी भी भूमि है, ठीक, उसमें डायरेक्टली हम पानी को छोड़ देंगे, ठीक, कि पानी बोलते हैं ना कि एकदम से पूरा पानी बहा दिया आपने कि अब जितना फसल को जरूरत होगी उतना पानी लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। बाढ़ सिंचाई दूसरी होती है, फरो सिंचाई या फिर फरो इरिगेशन। अब फरो इरिगेशन में क्या होता है, देखो,
क्यारियां समझते हैं, क्यारी? कैसे? मान लो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, खेत में फसल लगी है, ठीक है। यहाँ पे अब समझ जाना, वो ऐसी मैंने बना दिया बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, फसल लगी हुई है। ठीक, यहाँ पे फसल लगी हुई है, बीच बीच में आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइन से ऐसी फसल लगी हुई, बीच साइड में क्या किया आपने, हल्का सा गड्ढा कर दिया ऐसे, ठीक। और इन गड्ढों में क्या किया आपने, पानी भर दिया। इन गड्ढों में जब आपने पानी दे दिया तो इस तरीके की इरिगेशन को क्या बोलते हैं हम, फरो इरिगेशन। क्या बोलते हैं, फरो सिंचाई। ठीक, फरो सिंचाई या फिर फरो इरिगेशन किसको बोलते हैं हम, क्यारी बना देते हैं। ठीक, एक तरीके की क्यारियां बना दी, क्यारियां बनाते हैं, उसको क्यारी सिंचाई नहीं बोलते। ठीक, कि पानी जो हमने दिया, हमने पहले ही क्या किया कि थोड़ी सी, मतलब या फिर ये बोल सकते हो आप, जैसे ये फील्ड है, ठीक, इस फील्ड में क्या किया आपने, हल्की सी ऊंचाई पे जो नॉर्मल फील्ड है उस पे थोड़ी सी ऊपर सॉइल करके आपने क्या किए, अपनी क्रॉप्स जो है लगा दिए, छोटे छोटे से पौधे लगा दिए, और बीच में उसमें हल्की सी गड्ढे नुमा जैसे सीधी सीधी आपने क्या किए, क्यारियां टाइप की बना दी, और उसमें पानी भर दिया, उनको पानी दे दिया। अब क्या होगा इससे, अब इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे पानी क्या होगा, नीचे नीचे जाता रहेगा। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे पानी, देखो ऐसे दिखाती हूँ अभी, ये क्या बन गई, क्यारियां बन गई, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये आपके क्रॉप्स लगी हुई है, ठीक है। ये रूट्स है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये पानी धीरे 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 नीचे नीचे जाता रहेगा, और जब ये पानी ऐसे नीचे 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 जाता रहेगा तो इन रूट्स को ये पानी मिलता रहेगा। ठीक, ये कौन सी इरिगेशन होती है, फरो इरिगेशन। ठीक, कि यहाँ पे आपने क्यारियां बना दी और इनमें क्या किया आपने, पानी भर दिया, और बीच में क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, जैसे जैसे पानी नीचे नीचे जाता जाएगा रूट्स को मिलता जाएगा और आपकी फसल में पानी लगता जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी फरो इरिगेशन। और किसके अंदर आती है ये, सरफेस इरिगेशन। सतही सिंचाई या फिर सरफेस इरिगेशन के दो टाइप हैं, एक है बाढ़ सिंचाई फ्लड इरिगेशन, और दूसरा है फरो इरिगेशन। इसमें डायरेक्टली सरफेस पे आप पानी क्या करते हो, पूरा छोड़ देते हो, और धीरे धीरे वो अंदर परकुलेट होके क्या होता रहता है, जैसे जैसे नीचे नीचे ग्राउंड में जाता जाएगा पानी, वो फसल को मिलता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। कौन सा इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। पानी को ट्यूब्स और एमीटर के एमीटर के नेटवर्क के माध्यम से सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचाया जाता है। वाष्पीकरण और अपवाह को कम करता है, पानी में उपयोग में अत्यधिक कुशल है। अब इसमें क्या करते हो, ड्रिप में आप छोटी छोटी सी बिल्कुल पाइपलाइंस जो होते हैं, ठीक, बिल्कुल पतले पतले से जो पाइप्स होते हैं, ठीक, तो ड्रिप की तरह, ठीक, पतले पतले से जो पाइप्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, खेतों में ऐसे बिछा दिया जाता है। ठीक, खेतों में बिछा दिया जाता है, और इनमें बीच बीच में थोड़ी सी ऐसी जगह बना दी जाती है जिनमें से पानी निकलता रहे। ठीक, जिनमें से पानी निकलता रहे, और क्या जो वहां पे जितने भी क्रॉप्स लगी हैं उनको पानी मिलता रहेगा। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन। किसके माध्यम से, पतली पतली सी छोटे छोटे जो पाइप्स होते हैं, वो अलग होता है, वो स्प्रिंकलर होता है। ठीक, वो नहीं होता। जैसे आप यहीं पे देखो, ये पूरा खेत है आपका, ठीक, ये जो बीच में लाइन दिख रही है इसको आप समझ लो पतले पतले से पाइप्स डले हुए हैं पूरे खेत में। ठीक, इनमें बीच में से होल्स रहते हैं छोटे छोटे से, मतलब ऐसे नल टाइप के लगे रहते हैं। जैसे ही आप इस पाइप में पानी, मतलब जैसे ही इस पाइप में पानी जाएगा, धीरे धीरे जहां जहां भी होल होगा वहां वहां से पानी निकल के और पूरी फील्ड में फैल जाता है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप की तरह, ड्रिप देखिए आपने, जो बॉटल लगती है आपको, ऐसी पतली सी लाइन होती है उसमें से, तो इसी तरीके से पतले पतले पाइपलाइंस होते हैं, पूरी फील्ड में उसको बिछा दिया जाता है, और फिर उन पाइपलाइंस की मदद से पूरी फील्ड में पानी दिया जाता है। तो कौन सा इरिगेशन, कौन सी सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या फिर ड्रिप इरिगेशन।
नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब क्या हुआ, मान लो ये आपकी पूरी फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, बीच में आपने क्या कर दिया, एक फव्वारा लगा दिया। ठीक, आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे पूरी खेत हो रहे हैं, ऊपर थोड़ा ऐसे पाइप को, मतलब ये समझ लो ऊपर करके, जैसे आपने शावर देखा है ना घर में, जो शावर होता है वॉशरूम्स में, ठीक, उसको आपने उल्टा कर दिया ऐसे। जब ऐसे उल्टा करोगे तो अभी क्या होता है, घर में जो शावर लगा रहता है पूरे में पानी फैलता रहता है, उसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, चारों तरफ पानी गिरता रहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से बीच में फुव्वारे जैसे लगा दिए जाते हैं उल्टे, थोड़ी सी ऊंचाई पे, और वो गोल गोल घूमते रहते हैं, और उसकी मदद से मतलब बूंद बूंद, ऐसा बोल सकते हैं कि बूंद बूंद करके पूरा जो है पानी वो खेत में मिलता रहता है। ठीक, तो बूंद बूंद करके पानी मिलता है, जिसके कारण एकदम से ये भी नहीं होता कि पानी का बहुत ज्यादा जमाव हो गया वहां पे। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकल कर रहे हो एक तरीके से आप, थोड़ा 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 पानी क्या कर रहे हो खेत में, स्प्रिंकल कर रहे हो, उसका छिड़काव कर रहे हो। ठीक, तो ये हो जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। देखो, पाइप और स्प्रिंकलर की एक प्रणाली के माध्यम से फसलों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जो वर्षा का अनुसरण करता है। जैसे रिमझिम बारिश होती है, जैसे इसी तरीके से यहाँ पानी मिलता रहता है। चिड़िया, हाँ पाइपलाइन तो होती है, पाइपलाइन तो रहता है, उसके ऊपर लगा रहता है। हम्म, क्या बड़ा बता दिया मैंने, यही तो बोला कि शावर टाइप का लगा रहता है, छोटा शावर लगा दो, बड़ा शावर लगा दो। हाँ, एक थोड़ी होता है, फील्ड में अलग अलग जगह लगाना पड़ेगा, तब तो पानी मिलेगा पूरी फील्ड को, फील्ड तो बहुत बड़ी होती है इसलिए। ठीक, इसके प्रकार हो गए, एक सेंटर पाइवोट होगा ये शायद। ठीक, एक होता है सेंटर पाइवोट और एक होता है स्टैटिक स्प्रिंकलर। तो एक देखो, एक सेंटर पाइवोट का क्या मतलब होता है, वो जो स्प्रिंकलर है ऐसे 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 घूमता रहता है, मतलब 360 डिग्री। और एक स्टैटिक होता है, मतलब जो फिक्स्ड होगा, बस उसमें से पानी निकलता रहता है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सब सरफेस इरिगेशन। कौन सा इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, उपसतही सिंचाई। तो अब इसमें क्या होता है, देखो सरफेस में क्या होता है, सरफेस के ऊपर आपने पूरा पानी छोड़ दिया, ये तो मतलब पूरी सतह पे पानी छोड़ दिया। सरफेस, सरफेस में क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो ये आपकी सतह है, ये आपकी मिट्टी है, पूरी सतह है ऊपर। ठीक, तो इसके क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे पाइपलाइंस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सतह से थोड़ा सा नीचे जो है अंदर की तरफ पाइपलाइन जो है वो डाल दिया जाता है, और जिससे क्या होता है, डायरेक्टली किसको पानी मिलता है, रूट्स को पानी मिलता है। ठीक, डायरेक्टली किसको पानी मिलता है इसके कारण, रूट्स में। ठीक, तो रूट्स में जड़ जो है उनको पानी मिलता है, तो इस इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, पाइपलाइंस पहले ही डल जाती हैं, मतलब वो एक लाइन में डली रहती हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, जैसे पाइप डाला, ठीक, तो आपने एक मान लो सेंटर पूरा पाइप डाला, और उससे क्या किया आपने, अलग अलग छोटे छोटे पाइप्स निकाल दिए, और उनको सरफेस के नीचे जो है डायरेक्टली उसका पानी जो है सरफेस के अंदर, मतलब बोलते हैं ना सतह के अंदर, आपने होल करके वहां पे आप पानी डाल रहे हैं, मतलब ऊपर से छिड़काव नहीं हो रहा, डायरेक्टली आप सतह के अंदर ही जब पानी डाल रहे हो, तो उसको आप क्या बोल रहे हो, सब सरफेस इरिगेशन, उप सतही सिंचाई। ठीक, मिट्टी की सतह के नीचे दफन पाइप या ट्यूब के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। ठीक, जिससे नमी सीधे जड़ क्षेत्र तक पहुंचती है। अभी मैंने यही बताया, सतह के अंदर पाइपलाइंस डाल दी जाती है, जिससे अंदर ही आप डायरेक्टली जड़ों तक पानी पहुंचा सको। लाभ, वाष्पीकरण के नुकसान को कम करता है और खरपतवार की वृद्धि को कम करता है। ठीक, तो यहाँ पे खरपतवार जो होते हैं, और सबसे मेनली इम्पोर्टेंट तो क्या है, ये वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जो है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। हम्म,
जो हमारी फसल को खराब करते हैं उस तरीके के पौधे। ठीक, नेक्स्ट आता है, हाँ, सरफेस। हाँ, लिख सकते हो, वीड। वीड ग्रोथ मतलब जैसे वो पौधे जो हमारी मुख्य फसल जो है उसको खराब करने का काम करते हैं, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार, ठीक, या फिर वीड ग्रोथ। नेक्स्ट है सरफेस ड्रिप इरिगेशन, ठीक, वीड वीड, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस ड्रिप इरिगेशन। अब यहाँ पे क्या होता है सरफेस ड्रिप इरिगेशन में, कहाँ चले गए ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पूरा। देख, यहाँ पे लिखा है सतही ड्रिप, तो ड्रिप सिंचाई का एक प्रकार है जो ट्यूबिंग और मिट्टी की सतह पर रखा जाता है। ट्यूब को डायरेक्टली किस पे रख दिया जाता है, बिल्कुल बिछा दिया जाता है, बिल्कुल सरफेस पे इसको डायरेक्टली बिछा देते हैं सारे ट्यूब। जैसे ड्रिप में नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, वही थोड़ा 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 मैंने बताया पानी दे रहे। जब उन पूरी पाइप्स को हम, ठीक, जितनी भी पूरी पाइप्स को पूरी सरफेस पे बिछा दो और छोड़ दो आप, ठीक, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस ड्रिप इरिगेशन। ये ड्रिप इरिगेशन का ही टाइप है। आप ड्रिप को ऊपर रख दो या फिर ड्रिप को बिल्कुल सतह पे रख दो, ठीक, तो यही सतही या फिर सरफेस ड्रिप इरिगेशन ये सिंचाई है। ड्रिप सिंचाई का एक प्रकार है जब ट्यूब और मिट्टी की सतह पर रखा जाता है, ना कि उसके नीचे। लाभ क्या है इसके, उपसतही प्रणाली की तुलना में स्थापित करना और रख रखाव करना आसान है। अब क्या होता है सरफेस के अंदर पाइपिंग पूरी बिछाना और उसको थोड़ा मेंटेन करना टफ होता है, और सतह पे रखना तो इजी होगा, ऊपर ही रखना है आपको सारी ड्रिप्स, इसलिए। नेक्स्ट होता है बेसिन सिंचाई, बेसिन इरिगेशन। देखो, बेसिन इरिगेशन और फरो इरिगेशन में कभी कंफ्यूज मत होना, पहले उसमें डिफरेंस समझ लो। देखो, फरो इरिगेशन में क्या हो रहा था, आपने क्यारियां बनाई, ठीक, क्यारियां बनाई और आपने क्या किया, उसमें पानी भर दिया। अब इसमें क्या होता है, जैसे चावल की खेती देखी है आपने कभी, चावल का भी आपने शायद फोटो में देखा होगा, चावल लग रहा है, पानी 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 दिखेगा आपको पूरे में, ठीक, तो आपने क्या करते हो, चावल को जैसे आपने लाइन से ऐसे लगाया, ठीक, यहाँ पे लगा दिया। अब आपने फरों में क्या किया था, थोड़ा सा गड्ढा, हल्का सा गड्ढा कर दिया था, क्यारी बना दी थी, इसमें आपने चावल तो सीधा सीधा लगाया, लेकिन आपने यहाँ पे गड्ढा ना करके यहीं पे डायरेक्टली पानी को फ्लो करवा दिया, ठीक, बीच वाले एरिया में पानी को आसानी से फ्लो करा दिया, तो मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिन इरिगेशन, बेसिन सिंचाई, ठीक। फरो और इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बस इतना याद रखना, फरो में हम क्यारियां बनाते हैं थोड़ी सी, हल्का सा उसको एलिवेशन, उसका थोड़ा सा नीचे एलिवेशन करके गड्ढा सा हल्का सा खोद के उसमें पानी देते हैं, रूट्स में पानी चला जाता है, इसमें डायरेक्टली सतह पर ही पूरा जो पानी है, जो बीच बीच वाला जो एरिया होगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्रॉप्स लगी हैं तो इसके ये जो बीच बीच वाला एरिया होगा, ठीक, यहाँ पे पानी दे दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाँ, पूरे एरिया में, जैसे चावल में देते हैं ना हम चावल, हाँ, पूरे एरिया में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस, सॉरी, बेसिन इरिगेशन। नेक्स्ट है स्थानीयकृत सिंचाई। स्थानीयकृत सिंचाई या फिर लोकलाइज्ड इरिगेशन, जो आप पेड़ वेड़ पौधों में जो पानी देते हो ना, जनरली आप डाल देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड इरिगेशन या फिर स्थानीयकृत सिंचाई। इन्वॉल्विंग अप्लाइंग वाटर टू स्मॉल एरिया अराउंड ईच प्लांट विच कैन बी डन थ्रू ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम। घरों में आप पानी कैसे देते हो, आपके गमले हैं, ठीक, उसमें डायरेक्ट या तो वो एक स्प्रिंकलर टाइप पानी देने का आता है, या फिर पाइप की मदद से आप डायरेक्ट उसके आसपास जो भी पेड़ होता है उसके आसपास जब पानी दे रहे हो डायरेक्टली आप छोटे एरिया में, तो उसको आप क्या बोलते हो, स्थलीकृत सिंचाई या फिर लोकलाइज्ड इरिगेशन, ठीक। हाईली एफिशिएंट फॉर हाई वैल्यू क्रॉप एंड रिड्यूस वीड ग्रोथ, ठीक है, मतलब समझ आ गया ना आपको, कौन कौन से इरिगेशन थे, एक था
सरफेस इरिगेशन, जिसमें हमने देखा एक तो नॉर्मली आपने पूरे में पानी छोड़ दिया, फ्लड जैसे आ गया, ठीक। और दूसरा फरो इरिगेशन, फरो में आप क्या कर रहे हो, क्यारियां बना के बीच बीच में पानी छोड़ देते हो, जिससे कि वो पानी धीरे धीरे नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जाके और जो भी वहां पे रूट्स होती हैं उनमें पानी लग जाता है, ठीक। फिर दूसरा हमने कौन सा देखा था, ड्रिप इरिगेशन। आपने क्या करा, ड्रिप जो है वो लगा दी सारी जगह पे, धीरे 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 धीरे, जिससे कि पानी जो है उस पे जाता रहेगा। एक होता है सरफेस ड्रिप इरिगेशन, ठीक, बिल्कुल आपने सतह पे ही पूरे बिछा दिए सारे पाइपलाइंस और फिर आप पानी दे रहे हैं, वो ड्रिप इरिगेशन का ही टाइप है, ठीक। फिर उसके अलावा हमने एक सब सरफेस इरिगेशन देखा था, उप सतही सिंचाई, ठीक। उसमें क्या होता है, हम सतह के अंदर क्या कर देते हैं, पाइपलाइंस जो है वो बिछा देते हैं। और एक होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक, जिसमें स्प्रिंकलर के फॉर्म में आप पूरे पानी का जो है वो छिड़काव करते हो। एक होता है स्टैटिक और एक होता है जो रोटेट होता है, ठीक। तो रोटेशन वाला जो मूव करता है और स्टैटिक एक जगह पे ही रहता है, मूव नहीं करता, और उसी से बूंद बूंद पानी जो है वो धीरे धीरे रिमझिम बारिश जैसा पानी जो है उसको पेड़ पौधों को लगता रहता है, ठीक। और एक होता है लोकलाइज स्थलीकृत, जिसमें आप डायरेक्टली पानी प्लांट जो है उसको, मतलब पर्टिकुलर प्लांट्स को एक एक करके आप पानी दे रहे हो। इरिगेशन के टाइप समझ आए सभी को, ठीक है। हाँ, कौन कौन से इरिगेशन थे, अब कौन बताएगा, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। चलो तुम लोग बोलोगे और मैं लिखूंगी। सतही सिंचाई, जिसको हम बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। कितने टाइप थे इसमें, दो, कौन कौन से, एक बाढ़ सिंचाई, फ्लड इरिगेशन, और दूसरा कौन सा था, फरो इरिगेशन, ठीक है। दूसरा ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, ठीक है। फिर इसके बाद सब ड्रिप इरिगेशन, कौन सा, सरफेस ड्रिप इरिगेशन, सतही ड्रिप इरिगेशन, सरफेस ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। और कौन से टाइप है, उपसतही, जिसको हम बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। हाँ, और कौन सा था, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में क्या होता है, एक रोटेटेड वाला होता है, एक पाइवोटेड और एक स्टैटिक होता है, ठीक है। और हाँ, बेसिन, एक कौन सा था, बेसिन इरिगेशन, ठीक। बेसिन इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन में क्या होता है, एक तरीके का फ्लड इरिगेशन जैसा ही रहता है वो भी, ठीक। बस फरो में क्या होता है, जैसे फरो में बीच में जगह जो होती है, ठीक, प्लांट्स के जो आपने भी जो भी पौधे वगैरह लगाए उनके बीच में जगह होती है, वहां पे पानी को पूरा फैला दिया जाता है, ठीक। बस फरों में क्या होता है, फरों में क्यारियां रहती है तो थोड़ा नीचे हो जाता है और वो सतह पे ही रहता है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, स्थलीकृत या फिर लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड इरिगेशन, ठीक, डायरेक्टली प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं, ठीक। तो ये हो गए आपके इरिगेशन की टाइप्स की कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज की इरिगेशन के लिए। अब ये तो हमने टाइप्स देख लिए कि किस किस तरीके से आप पानी दे रहे हो, लेकिन पानी आपको मिल कहाँ से रहा है, ठीक। तो पानी के लिए क्या क्या सोर्स होंगे, इरिगेशन जो सिंचाई आप करोगे उसके लिए किन किन सोर्सेस का यूज करोगे पानी के लिए आप, तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, रिवर हो गया, और ग्राउंड वाटर, ठीक, और हाँ, अंडरग्राउंड वाटर जैसे कुएं वेल्स वगैरह हो जाते हैं, फिर बोर होल्स, ठीक, ये सारी चीजें। और हैंडपंप से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हैंडपंप से कितना पानी पंप करोगे इतनी बड़ी एरिया में, ड्रिंकिंग वाटर के लिए ठीक है वो। हाँ, अंडरग्राउंड में बोर होल्स करके आप पंप कर सकते हो पानी, ठीक है। हाँ, और
किससे निकाला जाता था? वेल्स, कुएं से बोल रहे हो? तो वेल्स एंड बोर होल्स वो भी अंडरग्राउंड में ही तो आ जाएगा, वेल्स, कुएं और बेल से पानी। अरे तो वो तो उसी से निकल, अल्टीमेटली निकल किससे रहा है, वो कुएं से ही तो निकल रहा है। अब चाहे इंसान निकाल ले या बैल निकाल ले, पानी तो वहीं से आ रहा है। पानी के सोर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब चाहे कोई भी निकाले उसको, मशीन निकाल ले पंप करके, बैल निकाल ले, जानवर, इंसान, कोई भी निकाल ले, पानी तो कुएं से ही निकल रहा है। ठीक है, हाँ। और रहट बोलते थे उसको, रहट। ठीक, उसमें क्या होता था, गोल गोल लगा दिया जाता था ऐसे व्हील पे, छोटी छोटी बकेट लगाते थे, तो बकेट पानी भर के लेके आती थी, और बाहर वो पानी फिर एक स्ट्रीम के माध्यम से वो आगे बढ़ जाता था। ठीक है, और क्या हो सकते हैं टाइप्स? और क्या, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, चलो इधर देख लो। कृषि और अन्य जल अवधारणाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई स्रोत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है सतही जल। तो सतह पे जैसे नदियां और जो धाराएं होंगी, ठीक, रिवर्स और जो स्ट्रीम्स होंगी, नदियों से पानी नहरों और पाइपों के माध्यम से मोड़ा जाता है। नदियों से डायरेक्टली पाइपलाइंस डाल दी, ठीक, जो खेतों में डायरेक्ट पानी देने का काम कर रही है। झील और तालाब, ठीक, तो इनसे भी पाइपलाइन वगैरह की मदद से। तो झीलों और तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, खासकर शुष्क अवधि के दौरान। आपने देखा होगा कि कई किसान क्या करते हैं, उनके पास मतलब गर्मियों के टाइम पे आपको पता है बोर वगैरह भी सूख जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं होता, तो वो पहले ही क्या करते हैं, अपने खेतों में ही तालाब वगैरह बना लेते हैं। ठीक, अपने खेतों में ही ऐसा थोड़ा डिप्रेशन गड्ढा टाइप का बना लेंगे किसी एक पर्टिकुलर जगह, और जब बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है, और बाद में उस पानी को वो सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक, किसान। तो अब इसी तरीके से झीलों और तालाब, तो गवर्नमेंट इसके लिए उनको पैसा भी देती है, सब्सिडी भी देती है, कि खेत ताल योजना, बलराम ताल योजना की मदद से, ठीक, तो किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो खेतों में क्या कर ले, अपने खेतों में तालाब जो है उसका निर्माण कर ले। ठीक, तो झीलों और तालाबों के माध्यम से भी खेतों में पानी दिया जा सकता है। भूजल मतलब अंडरग्राउंड वाटर, तो इसमें कुएं की मदद से, वेल्स की मदद से, और दूसरा है बोर होल। तो घर में आप जो बोरिंग का पानी देखते हो, ठीक, तो वो बोर होल्स होते हैं। तो पहला कुआं, तो किसान सिंचाई के लिए भूजल तक पहुंचने के लिए कुएं खुदवा देते हैं। तो कुएं तो आपने देखे होंगे ना, सभी ने कुआं तो देखा ही होगा। फिर बोर होल्स, तो इसमें क्या होता है, पंप की मदद से, ठीक, पंप की मदद से क्या कर लिया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर को निकालने का काम करते हैं हम। तो ये दोनों माध्यम हो गए भूजल। फिर आता है वर्षा जल। तो जो रेन वाटर होता है उससे आप इरिगेशन करते हो। तो मेजरली हमारे इंडिया की अगर बात करें तो किसान किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है? वर्षा, बारिश के पानी पे डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, सिंचाई या फिर इरिगेशन के लिए। तो वर्षा जल संचय, और हमने देखा था एल नीनो के टाइम पे वर्षा नहीं आ रही थी, तो सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट पड़ रहा था? कृषि पे ही इफेक्ट पड़ रहा था। और हमारे यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है? कृषि पे डिपेंडेंट है, ठीक, तो इसलिए हमको वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन एल नीनो के इफेक्ट को कौन कम करने में मदद करता है? आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल। याद है कि सब डाई हो गया? याद है ना कि सब दिमाग से खत्म? हाँ, क्या था इंडियन ओशियन डाइपोल? बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड। साउथ वेस्ट मानसून को इन्फ्लुएंस करता है वो, ठीक। तो और किसके इफेक्ट को कम कर देता है? एल नीनो। जब हवाएं ईस्ट से वेस्ट चलती हैं तो वहां पे दाब कैसा बनाती है, पश्चिम की तरफ? लो प्रेशर, और टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसके कारण अच्छी खासी वहां पे वर्षा होती है। और हमने देखा था कि 1997 के टाइम पे क्या हुआ था, वहां पे भी
बाढ़ आ गई थी आईओडी के कारण उस क्षेत्र में, मतलब 300, हमने देखा था 300 टाइम्स ज्यादा रेनफॉल हुई थी। मतलब जितनी अफ्रीका में रेनफॉल होती है उससे 300 गुना ज्यादा। सोचो कितना ज्यादा सीवर वहां पे फ्लड आया होगा। हम्म। ठीक, तो बारिश में क्या होता है, बारिश के मौसम में वर्षा जल को इकट्ठा करना और बाद में सिंचाई के लिए संग्रहित करना। ठीक, तो क्या कर लेते हैं, जैसे वर्षा, एक तो डायरेक्टली बारिश आई तो इरिगेशन हो गया। ठीक, फिर आपने वहां पे क्या बना दिए, तालाब के लिए आपने जगह बना दिया, गड्ढा खोद दिया, तो वो पानी वहां पे भर जाएगा। ठीक, उसके अलावा और क्या होगा, रेन वाटर आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, तो उसकी मदद से भी आप पानी को स्टोर कर लो और सभी माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हो बाद में। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचय? कहीं कहाँ पे, या एसएसएन में? तो तालाब में, तालाब में इकट्ठा करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। देखो क्या किया जाता है, मान लो जैसे आपकी छत है, ठीक, तो उसमें आपने क्या किया, ये सरफेस जो है, उससे डायरेक्टली आपने पाइपलाइन कहाँ पे कनेक्ट कर दी, अंडरग्राउंड बड़ा सा टैंक बना दिया, आपने गड्ढा खोद दिया। ठीक, और उस पाइपलाइन को जो भी आपकी छत से पानी या सरफेस से जो भी पानी ड्रेन हो रहा है, डायरेक्टली उसको कहाँ छोड़ दिया जाता है, अंडरग्राउंड टैंक में छोड़ दिया जाता है, और वहां पे उसको स्टोर कर लिया जाता है बाद में, जिससे कि आप पेड़ जो गार्डनिंग है या फिर पेड़ पौधों को और सिंचाई के लिए उसको आप यूज कर सकते हो। भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है? ऐसा कुछ तो एक बार देख लेना, ऐसा कुछ कंफर्म कर ले। हम्म। हाँ, एक बार और देख लेना उसको, है ना, मेरे को भी नहीं पता ऐसे। तो जलाशय, जलाशय जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर्स। ठीक, तो जलाशय कहाँ पे बनाए जाते हैं, बांध, और बांध के पीछे जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नदियों और जलाशय बनाने नदियों पर जलाशय बनाने के लिए बनाए गए, जो सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए पानी संग्रहित करते हैं। जैसे हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना जब देखते हैं, तो हमने देखा था डैम्स जो है, डैम्स के पीछे रिजर्वायर जो है उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, वो किस किस काम में आता है, फिशरीज में मदद करता है, सबसे इम्पोर्टेंट इरिगेशन में, खेतों में पानी देने के लिए, उससे डायरेक्टली कैनाल्स जो है, नहर जो है वो खेतों में उससे पानी भेजा जाता है। ठीक, तो कई सारे उपयोग हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स। ठीक, कृत्रिम झील बोलते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर, कहाँ पे है, यूपी में, कौन सी नदी पे, रिहंद नदी पे, डैम, रिहंद डैम। वेरी गुड, चलो याद है ना। नेक्स्ट है अलवणीकृत जल। तो अलवणीकृत मतलब डीसैलाइन वाटर, डीसैलाइन वाटर का मतलब क्या है कि समुद्र जो है, ठीक, समुद्र में किस तरीके का पानी होता है, खारा पानी। ठीक, तो समुद्र का पानी जो खारा होता है उसको ट्रीट कर दिया जाता है, डीसैलाइन या फिर अलवणीकृत कर दिया जाता है, और उसको फिर किस में यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अलवणीकरण संयंत्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र समुद्र जल के सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उसका उपचार किया जा सकता है। ठीक, तो समुद्र का पानी जो है वो, उसको हम ट्रीट करके भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपनी फसल के लिए। ठीक, सोर्सेस समझ आए सारे, कौन कौन से सोर्सेस थे? देखो ये तो पता ही होता है जनरली आपको, बस हमको क्या होता है, एक जगह जब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो समझ आ जाता है कि हाँ किस तरीके से लिखना है। बाकी देखो सबको पता है सोर्सेस तो क्या क्या होते हैं। तो सरफेस वाटर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे नदियों का पानी, ठीक, उसके अलावा स्ट्रीम्स वगैरह जो होती हैं, ठीक, नहरें जो होती हैं उनका पानी, उसके अलावा तालाब हो गए, झील हो गई, ये सब बना के, फिर ट्यूबवेल की मदद से, वेल्स जो होते हैं, बोरहोल जो होते हैं, ठीक, इनसे पानी ले लेंगे, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी, वर्षा का पानी, बांध के पीछे जलाशय बना के उसका पानी, और समुद्र का पानी को हम ट्रीट करके या डिसैलाइन करके अलवणीकृत करके उनको यूज कर सकते हैं, किसके लिए, सिंचाई के लिए। और सिंचाई के लिए हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी, कौन कौन सी टेक्निक्स थी? हाँ, अब बताओ जल्दी से कौन कौन सी टेक्निक, सरफेस ड्रिप इरिगेशन,
सरफेस ड्रिप इरिगेशन, उसी के साथ फिर सब सरफेस इरिगेशन, उपसतही सिंचाई, और स्प्रिंकलर इरिगेशन, और बेसिन इरिगेशन, और लोकलाइट या फिर स्थलीकृत जो सिंचाई थी, ये सारे उसके टाइप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या होता है बहुउद्देशीय परियोजना? हाँ, जिसमें कई सारे उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य है उसके? देखो, बहुउद्देशीय परियोजना देश में जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन है। ठीक, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वाटर रिसोर्सेज को, उस किससे किया जाता है? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बना के। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं हम। ठीक, बाढ़ का नियंत्रण कैसे कर रहे हैं? नदी के बहाव को कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करने का काम कर रहे हो। फिर मछली प्रजनन, फिशरीज कर सकते हो, और सिंचाई के लिए यूज कर रहे हो उसका पानी। बिजली उत्पादन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा एमपी में कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है? वो कौन सा? वो इंदिरा गांधी, सही तो बोल रही, इंदिरा गांधी मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है। कौन सा डैम? पुनासा। ठीक, तो पुनासा कहाँ पे है? खंडवा में। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओके, ठीक, तो मिट्टी मिट्टी का संरक्षण किया जाएगा। ठीक, उसके अलावा मिट्टी का संरक्षण कैसे हो रहा है? नदी जब बहती है, बहुत तेज बहने लगती है, तो क्या करती है? वो मिट्टी का कटाव करती है, इरोजन करती है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी का संरक्षण भी किया जा रहा है। आदि इसके कुछ मेन उद्देश्य होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं। अब इनके नाम आप बोलोगे जहां भी मैं हाथ रखूंगी, क्योंकि मैं बोलती जाऊंगी इतना तो तुम लोगों को नींद आ जाएगी। ठीक, तो पहला, कहाँ, कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। स्टेट कौन कौन से जिनको लाभ मिलता है? बिहार, एमपी और यूपी। ठीक, तो यहाँ पे एमपी, यूपी और बिहार जो है इसके लिए लाभदायक है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक अनूपपुर से उद्गम होता है। इस ये जो पानी है बाण सागर का, ठीक, तो बाण सागर के जितना भी जो लाभ मिलता है, उसमें 50% लाभ किसको मिलता है? एमपी को, और 25-25% बिहार और यूपी को मिलता है। ठीक, तो 50% एमपी को, बाकी जितना 50% बना यूपी और बिहार दोनों आपस में बांट लेते हैं। देखो, वो जो डैम जिसकी तुम बात कर रही हो, और एमपी और यूपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है वो भी। ठीक, तो जॉइंट प्रोजेक्ट का मतलब है, जैसे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ। कौन सा? चंबल पे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे, ठीक है, एक तो गांधी सागर प्रोजेक्ट एमपी में है, लेकिन एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो 50% बिजली एमपी के पास आती है और 50% राजस्थान के पास जाती है। फिर चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? राणा सागर। ठीक, तो राणा सागर जो डैम या परियोजना है, उस पे जितना हाइड्रो पावर प्रोडक्शन होता है, जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है, उसका 50% एमपी लेती है और 50% राजस्थान लेता है। आया समझ? जितना भी उससे लाभ हो रहा है, उसका 50-50% बांट लिया जाता है। बरगी प्रोजेक्ट, बरगी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। और बरगी जो ये जो बरगी प्रोजेक्ट है, बरगी नदी कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है? जबलपुर। कहाँ पे है बरगी नदी? जबलपुर। तो बरगी प्रोजेक्ट किस नदी पे बना है? बरगी नदी पे बना है, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ब्यास प्रोजेक्ट, ब्यास किसकी सहायक नदी है? सिंधु। ठीक, सिंधु की सहायक नदियों में से एक है। हाँ, चेनाब जो है, डायरेक्टली अगर बात करें तो चेनाब की सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी। ठीक, व्यास नदी पे जो प्रोजेक्ट बना हुआ है मल्टीपर्पज, उसका लाभ किस किस को मिलता है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक, हाँ, ये पढ़ो जल्दी से। भाजरा प्रोजेक्ट,
भादरा नदी पर, कर्नाटका में। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट सतलज नदी पर। स्टेट्स पंजाब, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अच्छे से याद रखना, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पे है। सतलज नदी का उद्गम, पहले तो ये बता दो इंडिया में होता भी है या नहीं। राकस्ताल, मानसरोवर लेक के पास, कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक, तो सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? शिपकिला से करती है कि रोहतांग से? फिर शिपकिला से कौन एंटर करती है? इंडिया में शिपकिला से एंटर होती है। सतलज कहाँ से एंटर होती है? शिपकिला से एंटर होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल। ठीक, फिर उसके अलावा भीमा प्रोजेक्ट, पावना। ठीक, तो पावना नदी पर, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 3 डैम बने हुए हैं, कौन कौन से 3 डैम है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पे है? मंदसौर में। राणा प्रताप सागर और एक और जवाहर सागर, कोटा, राजस्थान में। वेरी गुड। ऑनलाइन में किसने आंसर किया? अल्फेज ने किया है क्या? किसने? अली ने किया है। ओके, अली नाम लिया ना आपने। ओके, वेरी गुड अली। तो नेक्स्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी पर, झारखंड, वेस्ट बंगाल। दामोदर किससे जाके मिल जाती है? हुगली नदी से। चलो ये तो याद है। हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की। ठीक, कहाँ से अलग अलग होती है? फरक्का बैराज। ठीक, तो फरक्का बैराज से एक पद्मा बन जाती है और एक, एक हुगली बन जाती है और एक, किसी ने मेघना बोला था अभी। ठीक, तो पद्मा वेस्ट बांग्लादेश में चली जाती है और इंडिया में कौन सी आती है? हुगली। ठीक, और बाद में हुगली से कौन सी मिल जाएगी? दामोदर नदी जाके मिल जाती है और लास्ट में ये दोनों बे ऑफ बंगाल में जा। नई नई चीजें लेके आया करो तुम्हें ना, बीच में जब कुछ और चल रहा हो तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, धुलस्ती प्रोजेक्ट चेनाब नदी पे है, जम्मू और कश्मीर में। रचना, रचना किस किस के बीच में है? दोआब, रावी और चेनाब। ठीक है, तो ये वही चेनाब है। हाँ, चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? चेनाब में कहाँ? हाँ, सही बोल रही हो। कौन सा पास है इसके बीच में? बड़ा लाचा पास। बड़ा लाचा ला, उसके साइड से, उसके पास से निकल रही एक चंद्र और एक भागा। ठीक, चंद्र ताल से चंद्र निकल रही है और सूरज ताल से भागा निकलती है। दोनों मिलके क्या बनाती हैं? चिनाब बनाती हैं, जब दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये चिनाब जम्मू कश्मीर में। ये कौन सा प्रोजेक्ट? दुर्गा बैराज प्रोजेक्ट। कौन सी नदी? दामोदर। झारखंड और वेस्ट बंगाल स्टेट्स को लाभ मिलता है। ये कौन सा प्रोजेक्ट? फरक्का। कहाँ पे होगा फरक्का? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन सी? गंगा और भागीरथी। भागीरथी किसका नाम है? हुगली का नाम है। ठीक, हुगली को और किस नाम से जानते हैं हम? भागीरथी। ठीक, और एक गंगा किस नाम से बांग्लादेश में एंटर करती है? पद्मा के नाम से। गंडक ही है वो, आई दो मिस्टेक हो गया होगा। गंडक प्रोजेक्ट गंडक नदी पर बिहार और यूपी की संयुक्त है।
गांधी सागर होगा, ये गलत लिखा गया है शायद, है ना। ये है गांधी सागर प्रोजेक्ट। गांधी सागर प्रोजेक्ट कौन सी नदी? मध्य प्रदेश और राजस्थान। किस किस की संयुक्त परियोजना है? एमपी और राजस्थान। घट प्रभा। हाँ, अब मुझे ये बताओ, घट प्रभा कहाँ पड़ी थी आप लोगों ने? साउथ में कोई नदी याद है? घट प्रभा, मल प्रभा, बाद में दोनों मिलके कृष्णा नदी, याद है कुछ? घट प्रभा, मल, कृष्णा नदी, नदी की ट्रिब्यूटरीज थी कौन कौन सी? घट प्रभा और मल प्रभा। ठीक, तो कृष्णा नदी, कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है? चलो ये तो याद है, कहाँ से हो रहा है? महाबलेश्वर से। ठीक, तो घट प्रभा कौन सी नदी? घट प्रभा नदी पे कर्नाटका। कौन सा प्रोजेक्ट? गिरना प्रोजेक्ट। नदी, गिरना नदी, महाराष्ट्र। फिर हसदेव। हसदेव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नहीं, क्या बोलते हैं, हसदेव किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बताओ पहले तो। महानदी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है हसदेव? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये छत्तीसगढ़ होगा ये यहाँ पे ना, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना। नेक्स्ट, हिडकल प्रोजेक्ट, घट प्रभा कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा। महानदी कहाँ से निकलती है? वेरी गुड, देखो ऑनलाइन में अच्छा आंसर दिया, सियावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। किसने दिया ऑनलाइन में आंसर? अली ने। वेरी गुड अली। तुम लोगों को कुछ याद नहीं है? बताओ, ऑनलाइन में वो तुरंत आंसर दे रहा है अली। अपन ने रिवाइज ही नहीं किया है ना। ठीक, इडुक्की प्रोजेक्ट पेरियार नदी पे, कहाँ पे? केरला में। ठीक, इंदिरा गांधी, देखो इंदिरा गांधी, गांधी एक जो डैम बना हुआ है, जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, ठीक, ये किसका, ये क्या है? कैनाल है, ये क्या है? नहर निकाली गई है, ठीक, जिसको सतलज नदी पे, जिससे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में सिंचाई की जाती है, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सागर। ठीक, राजस्थान और राजस्थान में है, लेकिन एमपी और राजस्थान की जॉइंट वेंचर या संयुक्त परियोजना है। जायकवाड़ी प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र। गोदावरी कहाँ से निकल रही थी? हाँ, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक, वेरी गुड, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, काकरापारा प्रोजेक्ट, ताप्ती नदी, गुजरात। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मुल्ताई, बैतूल। चलो ये याद है। ठीक, तो ताप्ती नदी, ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सूर्यपुत्री। शिवपुत्री कौन थी फिर? नर्मदा। नर्मदा क्या थी? शिवपुत्री। सूर्यपुत्री ताप्ती, और शिव की बहन, शिव की बहन किसको बोलते हैं? क्षिप्रा को। वेरी गुड। तो क्षिप्रा को क्या बोलते हैं हम? शिव की बहन बोलते हैं। तीनों चीजें याद रखना अच्छे से। क्षिप्रा क्या है? शिव की बहन है। शिव पुत्री किसको बोलते हैं? नर्मदा को। और सूर्य पुत्री ताप्ती। देखो, तप्ती और सूर्य तप रहे हैं, तो सूर्य की पुत्री ताप्ती। ठीक, नेक्स्ट, कंशावाती प्रोजेक्ट, कंशावाती नदी पर, वेस्ट बंगाल में। कोल डैम प्रोजेक्ट, बिहार और नेपाल। कोसी नदी क्योंकि कहाँ से निकलती है? नेपाल से। 7 नदियों में, 7 स्ट्रीम में निकलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सप्त कोशी भी बोलते हैं। ठीक, और बिहार का क्या है ये? शोक, सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, कोयना प्रोजेक्ट, कोयना नदी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रोजेक्ट,
कर्नाटका। कुंडा प्रोजेक्ट, कुंदा नदी, तमिलनाडु। ठीक, तो लेफ्ट बैंक घाघरा जो कैनाल बनी है, वो घाघरा बेसिकली किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक, उत्तर प्रदेश में। तो मध्य गंगा कैनाल कहाँ पे है? गंगा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, महानदी उड़ीसा। ठीक, तो यहीं पे क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती है उड़ीसा में महानदी। हम्म, माला नहीं है, मलप्रभा है वो। ठीक, मलप्रभा कर्नाटका। घटप्रभा और मलप्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी। अभी बताया था ना, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है घटप्रभा और मलप्रभा। हम्म, ठीक, तो मंडी प्रोजेक्ट, व्यास नदी और हिमाचल प्रदेश। व्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है? फिर रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की। और व्यास सतलज की। हाँ, तो व्यास किस किस के बीच में बनता है? बिस्ट, सॉरी, बिस्ट किस किस के बीच में? व्यास ही बोल रही हूँ। व्यास और सतलज के बीच में। तो आप बनाता है ना, तो वैसे भी याद रख सकते हो। मयूराक्षी प्रोजेक्ट, मयूराक्षी नदी पर, वेस्ट बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट, मतलब वो एमपी और छत्तीसगढ़ की वो संयुक्त परियोजना। हाँ, कौन सा प्रोजेक्ट? माता टीला। माता टीला प्रोजेक्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और एमपी की बॉर्डर पे, लेकिन मेनली आता कहाँ पे है वो? यूपी में आता है। ठीक, तो वो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना। हाँ, ललितपुर। ललितपुर वही चंदेरी से बिल्कुल लगा हुआ है, जो बॉर्डर है वहां पे अशोकनगर में चंदेरी जो है, इसलिए वो ललितपुर वाले रीजन में आता है। और एक और डैम है जो चंदेरी में आता है, बेतवा पे। कौन सा डैम है? राजघाट डैम। कौन सा डैम? राजघाट डैम। ठीक, तो राजघाट डैम जो है वो चंदेरी पे है, वो भी एमपी यूपी की बॉर्डर पे है, लेकिन वो एमपी में आता है। दोनों, माता टीला और राजघाट डैम, दोनों पास पास हैं, ज्यादा दूर नहीं है। और दोनों एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट वेंचर है। जो भी इससे लाभ होता है, एमपी और यूपी को 50-50% उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितनी दूर है वो, मैंने देखी नहीं उनको, मुझे पता नहीं है। ठीक है, हाँ होगा, लेकिन ये दोनों डैम जो है बेतवा नदी पे ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर्स पे ही बने हुए हैं दोनों। नेक्स्ट, मुचकुंड प्रोजेक्ट, मुचकुंड नदी पर, उड़ीसा आंध्र प्रदेश। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश। हाँ, नागपुर पावर प्रोजेक्ट, कुराडी नदी, महाराष्ट्र। नर्मदा सागर, हम्म, पनामा प्रोजेक्ट, पनाम नदी, सॉरी, पनाम प्रोजेक्ट, पनाम नदी, गुजरात। पनामा प्रोजेक्ट, पनामा गुजरात में। पंचेत प्रोजेक्ट, दामोदर पोचमपाद प्रोजेक्ट, गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश में। पूर्णा प्रोजेक्ट, पूर्णा महाराष्ट्र में। पूर्णा किसकी ट्रिब्यूटरी है? हाँ, बताओ बताओ, थोड़ा अंदाजा लगाओ। मध्य प्रदेश की नदी है जो महाराष्ट्र से होते हुए जाती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पूर्णा, बोरी, ये सब किसकी? ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है। रामगंगा नदी। कहाँ पे, कहाँ से उद्गम होता है इसका? बताओ जल्दी से। उत्तराखंड में। ठीक, कौन सा नेशनल पार्क का नाम? रामगंगा नेशनल पार्क।
उसका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट, ठीक। और उसके पहले हेली नेशनल पार्क। जल्दी जल्दी पढ़ो। रंगीत सागर प्रोजेक्ट, रावी नदी, पंजाब। कौन सा जलाशय? गोविंद वल्लभ पंत सागर। हाँ, राजस्थान और गुजरात, ठीक, चार है, ठीक। तो गुजरात भी है इसमें। शरावती नदी प्रोजेक्ट जो शरावती नदी पर, कर्नाटका, ठीक। शरावती नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? जोग वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है? जोग वाटरफॉल है। शारदा का अन्य नाम? काली या महाकाली, क्या वो क्या नाम है इसका दूसरा नाम? काली या फिर महाकाली। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, कावेरी नदी पर, कर्नाटका। सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है यहाँ पे तेहरी पे। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा नदी पर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। उकाई प्रोजेक्ट, ये ताप्ती नदी पे है, लेकिन कहाँ पे है ये? गुजरात में। तो उकाई प्रोजेक्ट अच्छे से याद रखना, किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है, ठीक, गुजरात में। अपर पेनगंगा प्रोजेक्ट, पेनगंगा महाराष्ट्र। पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी? गोदावरी की। वेनगंगा पेनगंगा दोनों गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और व्यास प्रोजेक्ट, व्यास नदी पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इनको तो अब कुछ नहीं, याद ही करना पड़ेगा आपको। दो चार बार पढ़ लेना तो कुछ मेन मेन याद हो जाएंगे, सारे याद नहीं, जितने मेन मेन आपको लगे कि हाँ मुझे ये तो याद होना ही चाहिए, वो देख के भी समझ आएगा रिवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक। तो उनको आप याद कर लेना, ठीक। और एमपी से रिलेटेड अगर कोई है, एमपी की रिवर्स से रिलेटेड या एमपी से रिलेटेड, तो वो याद होने चाहिए सारे। ये मेजर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक। तो कौन से छोड़ दिया मैंने, सारे तो बताएं। ये कौन से मध्य प्रदेश में, कौन सा मध्य प्रदेश में, कौन सा बिहार है, कौन सा उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश में? तो ये सारे टोटल इंडिया में जितने प्रोजेक्ट हैं। किसी को कोई डाउट है क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन?